So this is chapter तरलों के यांत्रिक गुण and mechanical properties of fluids. सेम चैप्टर, बस इसमें अध्याय 9 करके दिया है, इसमें अध्याय 10 करके दिया है। सेम दोनों एनसीईआरटी है और वो अलग बुक है। वो सिर्फ समराइज व्यू है, उसमें सिर्फ सब चीज़ दिया है, समरी में दिया है। इधर देखेंगे कि तरल कहते किसे हैं? जो फ्लो करता है, द्रव और गैस प्रवाहित होती है, अतः तरल कहलाती है। मूल रूप से इसी गुण के आधार पर हम द्रवों और गैसों को ठोसों से विभेद कर सकते हैं कि ठोस जो है वो बहता नहीं है, लेकिन द्रव और गैस प्रवाहित हो जाती है, इसलिए वो तरल है, फ्लूइड है। एंड द लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो एंड आर कॉल्ड देयरफॉर कॉल्ड फ्लूइड्स. It is that property which distinguishes liquids and gases from solids in a basic way. So, तरल ठोसों से कैसे भिन्न है? द्रवों तथा गैसों में क्या क्या समानता है? तरल कैसे भिन्न है बताइए? तरल जो है वो प्रवाहित होता है, लेकिन ठोस प्रवाहित नहीं होता। द्रव और गैसों में क्या क्या समानता है? द्रव और गैस में समानता है कि वो प्रवाहित होती हैं। ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। बिल्कुल, पानी का कोई आकृति होता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार में उसी का आकार ले लेगा। तरल का मतलब हुआ दूध हुआ, पानी हो, यानी द्रव और गैस दोनों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब तरल है। तो ठोसों और द्रवों का निश्चित आयतन होता है, जबकि गैस पात्र के कुल आयतन को भर देती है। बिल्कुल, यही चीज़ इंग्लिश में भी देख लेंगे। सो हाउ आर फ्लूइड्स डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स? Fluids can flow, but solids can't flow. And what is the common in both liquids and gases? That they can flow. Solids can't flow. Unlike a solid, a fluid has no definite shape of its own. Solids and liquids have a fixed volume, whereas a gas fills the entire volume of the container. तो गैसों की अपेक्षा ठोस एवं द्रवों की संपीड्यता काफ़ी कम होती है। ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि गैसों को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन ठोस और द्रवों को बहुत कम ही संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित करना मतलब उसको कंप्रेस करना, चारों तरफ से बल लगाना ताकि वो कम से कम क्षेत्रफल में आ जाए, कंप्रेस्ड हो जाए। तो ठोस को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, द्रवों को भी ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन गैस को ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। गैसों की संपीड्यता ज़्यादा है, यही ना कह रहा है, गैसों की अपेक्षा ठोस और द्रवों की संपीड्यता काफ़ी कम है। यानी गैसों की संपीड्यता सबसे ज़्यादा है, ठोस की संपीड्यता सबसे कम है। सेम चीज़ हियर, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव मच लोअर कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैसेस। सो अपरूपण या फिर विरूपण प्रतिबल ठोस के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति बदल सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि थोड़े से विरूपण प्रतिबल लगाने से भी उनकी आकृति बदल जाती है। किसमें? तरल में, तरलों का गुण है ये, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठोस में थोड़ा सा बल लगा देने से उसकी आकृति नहीं बदल जाती है। उसमें क्या होगा? ठोसों के अपेक्षा तरलों का अपरूपक प्रतिबल लगभग 10 लाखवां कम होता है। सेम चीज़ ये है। द shearing stress can change the shape of the solid, keeping its volume fixed. शेयरिंग स्ट्रेस लगाने से सॉलिड का शेप चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज दैट देयर शेप चेंजेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल shear stress. And the shear stress of fluid is about million times smaller than that of solids. So what is pressure? दाब किसे कहते हैं? जब एक नुकीली सुई हमारी त्वचा में दाब लगाकर रखी जाती है तो त्वचा को भेद सकती है। ये नुकीली सुई है, इसको मान सकते हैं। इससे जब हिट करेंगे ये त्वचा को भेद सकता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है, ठीक है। परंतु किसी अधिक संपर्क क्षेत्र की वस्तु, जैसे कि कोई चम्मच, इससे जब अप्लाई हिट करेंगे ये त्वचा को नहीं भेदेगा, छेद नहीं कर देगा त्वचा में, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इसमें दाब कम लगेगा, और इसका नुकीली सुई का क्षेत्रफल कम है, आगे का पोर्शन जो है, इसमें दाब ज़्यादा लगेगा। जब हम दोनों में बराबर बल लगा रहे हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है, यहाँ दाब ज़्यादा होगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस पर दाब कम लगेगा, जबकि दोनों पर बराबर बल लगा करके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि चम्मच का जो पिछला भाग है
को उतने ही बल से दबाएं तो हमारी त्वचा अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी व्यक्ति की छाती पर कोई हाथी अपना पैर रख दे तो उसकी पसलियाँ टूट जाएगी, बिल्कुल। और सर्कस में या करतब दिखाने वाले की छाती पर मजबूत लकड़ी का तख्ता रखा जाता है, अतः वह इस दुर्घटना से बच जाता है। व्यक्ति सो गया, फिर उसके ऊपर क्या है, मजबूत लकड़ी का तख्ता रख दिया, फिर उस पर से हाथी गुजारते हैं तो उसका जो छाती पर का जो वो है पसलियाँ वो टूटती नहीं हैं, दुर्घटना से बच जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बल तो लग रहा है, तो हाथी का बल तो लग रहा है लेकिन उस एक क्षेत्रफल पे नहीं है, वो पूरे से जो लकड़ी का तख्ता है उस पूरे बड़े से लकड़ी के तख्ते पर बल लग रहा है, और इसीलिए उसकी हड्डी पसलियाँ नहीं टूटती हैं। क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो बल उतना नहीं लगता है, वो बच जाता है दुर्घटना से। और उसका क्षेत्रफल अगर कम लगे, पूरे हाथी का वजन अगर एक ही जगह लग जाए, उसकी पसलियों पर ही लग जाए, तो पसलियाँ टूटेंगी ही। तो वह क्षेत्र जिस पर वह बल कार्य कर रहा है जितना छोटा होगा उसका प्रतिघात उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल कम लगेगा तो उस पर प्रतिघात ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा प्रतिघात कम होगा, यही प्रतिघात दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। सेम चीज़ हियर, इफ एन एलिफेंट were to chop on a man's chest, his ribs would crack. A circus performer across whose chest a large, light but strong wooden plank is placed first is saved from this accident. Smaller the area on which the force acts, greater is the impact. एरिया जितना छोटा होगा इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्रेशर। कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा दाब, ज़्यादा क्षेत्रफल तो कम दाब। यदि तरल द्वारा ए क्षेत्रफल पर के पिस्टन पर आरोपित अभिलंब बल का परिणाम F है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, F या फोर्स लगा रहे हैं। ये इस पिस्टन है, अंदर निर्वात है, वैक्यूम है, और ए जो है क्षेत्रफल है इसका, एरिया यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ा रहे हैं, इसका वॉल्यूम घट रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं जैसा कि लिखा है कि औसत दाब को बल और क्षेत्रफल के अनुपात में परिभाषित करते हैं, बिल्कुल। एवरेज प्रेशर है औसत दाब बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। और जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, बीकर के अंदर, बीकर के द्रव में डूबे पिंड, ये द्रव में डूबा हुआ एक पिंड है, तथा उसकी दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित बल पिंड के पृष्ठ के हर बिंदु के लंबवत कार्य करता है। पिंड के पृष्ठ के हर बिंदु के लंबवत बल लग रहा है, बिल्कुल। परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से बाएं से। और दाब मापने के लिए एक युक्ति का आदर्श रूप ये है। तो दाब क्या है? एक अदिश राशि है, उसमें दिशा नहीं होती। इसकी विमाएँ हैं एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक का नाम पास्कल रखा गया, ब्लेज़ी पास्कल के सम्मान में। दाब का एक अन्य मात्रक है वायुमंडल, अर्थात समुद्र तल पर वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो V आयतन वाले m संहति के किसी तरल का घनत्व होगा, घनत्व बराबर संहति बटे आयतन, ये घनत्व है, तो रो से डिनोट करते हैं। घनत्व की विमाएँ है एम एल इनवर्स क्यूब। इसका एसआई मात्रक है kg मीटर इनवर्स क्यूब। यह एक धनात्मक अदिश राशि है। 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 277 केल्विन पर जल का घनत्व 1.0 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व जो है उस पदार्थ के घनत्व बटे जल के 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व का अनुपात होता है, जो कि एक विमाहीन धनात्मक अदिश भौतिक राशि है। जैसे एल्यूमिनियम का अपेक्षिक घनत्व है 2.7, एग्जैक्टली कितना है तो 2.7 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब। और कुछ पदार्थ हैं, कुछ तरल है जिसका अपेक्षिक घनत्व दिया है, जल का इतना होता है 1.00
10⁻³ समुद्री जल का 1.03 10⁻³ पारा का होता है 13.6 इंटू 10⁻³ इस तरह एथिल अल्कोहल का संपूर्ण रक्त का वायु ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब। अच्छा इंग्लिश वाला पोर्शन भी देखना है, देख ही लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो व्हाट इज प्रेशर? So pressure is equal to limit del A tends to 0 del F by del A. So pressure is a scalar quantity, it has no direction and its dimension are m, L inverse, T inverse. SI unit of pressure is Newton meter inverse square and it has been named as Pascal in honor of French scientist Blaise Pascal. And the pressure, the unit of pressure is the atmospheric pressure, ATM, atmospheric pressure exerted by the atmosphere. The pressure exerted by atmosphere at sea level, which is equal to this 1.013 10 to the power 5 Pascal for a fluid of mass m occupying the volume V. So we have density is equal to mass by volume and the dimension of density is m. मास का क्या होगा? m होगा, वॉल्यूम का l क्यूब होगा, ml inverse cube. SI unit is kg meter inverse cube. It's a positive scalar quantity. And the density of water at 4 degrees Celsius is 1.010 to the power 3 kg meter inverse cube. And the relative density of the substance is the ratio of density of the substance to the density of water at 4 degrees Celsius, which is a dimensionless positive scalar quantity. And the relative density of aluminium is 2.7 and the density is 2.7 10 to the power 3 kg meter inverse cube. We have some different fluids and their density is given in this box.